अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर। और आज हम इसमें देखने वाले हैं रेजिस्टेंस और ये बाकी सारे आगे के जितने टॉपिक हो सकेंगे वो करेंगे हम इसमें। सही है। तो हमने पिछले लेक्चर में ओहम्स लॉ के बारे में देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि भाई जितना करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। सही है। और ये एक कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड कर रही थी जो कि था हमारे पास आर। तो जिससे निकल के आई थी हमारे पास इक्वेशन V इक्वल टू आई आर। अब जो डिस्कशन करनी है वो इस आर टर्म पे करनी है। ये आर टर्म क्या है? आर टर्म ये है कि भाई ये रेजिस्टेंस है। क्या है भाई? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ये चीज होती है कि भाई जिस कंडक्टर में से करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, वो कंडक्टर इस करंट को कितना रोकने की कोशिश कर रहा है, कितना रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी करंट जा रहा है कंडक्टर में से और कंडक्टर इस करंट के गुजरने को कितना रोक रहा है, इस करंट के फ्लो को कितना रोक रहा है, कितना ओपोज कर रहा है, कितनी इसकी मुखालिफत कर रहा है। किसकी मुखालिफत? करंट के फ्लो की। उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं भाई? रेजिस्टेंस। सही है। अब जैसे करंट का फ्लो करना क्या होता है? चार्ज का फ्लो करना। सही है। और चार्ज हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। जब ये करंट कंडक्टर एटम से मिलकर बना हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आके एटम्स वगैरह से टकराते हैं। जब टकराते हैं इसकी वजह से करंट के फ्लो में क्या आती है? रुकावट आती है। तो वही रुकावट हमारे पास कहलाती है रेजिस्टेंस। सही है। अच्छा भाई, एक तो हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि भाई जब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है V इक्वल टू आई आर, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं V अपॉन आई इक्वल टू आर। तो हम कहते हैं ये है कि द रेशो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, यानी वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है और जो करंट गुजर रहा है सर्किट में से, इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है ओहम। क्या होता है भाई? ओहम। जिसको शो करने का सिंबल होता है इस तरीके। सही है। इस तरह की लाइन बीच में से ऐसे मिटा दो और इस तरह से। सही है। ये होता है हमारे पास ओहम का सिंबल, यहाँ पे बनाया हुआ है। और ओहम किसके बराबर आएगा हमारे पास? तो अगर हम यहां से देखें तो भाई एक ओहम किसके बराबर होगा? 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सही है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा और जब उसमें से 1 एम्पियर का करंट पास करेगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओहम। बात समझ आ रही है कि नहीं? कि भाई जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आए जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट पास करे और उसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस फिर कितना होगा? 1 ओहम। सही है। अच्छा भाई, अब जरा फैक्टर्स को देख लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में तब्दीली आती है। सही है। रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो 2 पॉइंट लिखे हुए इसके बारे में हमने। एक तो है कि जो हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर की 2 चीजें देखी जाती है, एक तो इसकी लेंथ और एक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है। एक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो इसकी मोटाई होती है ना ये कहलाती है एरिया और ये जो लंबाई होती है ये कहलाता है लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब ये है कि भाई जितना लंबा कंडक्टर आप लोगे, अगर कंडक्टर आप लेते हो उसकी लंबाई यानी लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर आप कंडक्टर ले रहे हो और उसका एरिया अगर जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। यानी अगर आप मोटी तार लेते हो तो मोटी तार में रेजिस्टेंस कम होगा। सही है। और पतली तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
इसी तरह से लंबी में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटी तार में रेजिस्टेंस कम होगा। सही है, तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। अब जब हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो कुछ यूं करते हैं कि भाई इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल लगाते हैं, L/A लगाते हैं। लेकिन आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी के हटाने से इक्वल के साथ एक कांस्टेंट भी आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट हम ये लगाते हैं रॉ, इस साइन को कहते हैं रॉ। ये हमारे पास कहलाता है भाई रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है भाई? ये रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या चीज है? तो भाई देखो, रेजिस्टिविटी हम कहते हैं कि जो आपने कंडक्टर लिया है, जो आपने कंडक्टर लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, जो आपने कंडक्टर लिया हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। यानी आप अगर आप चेक करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आप चेक करना चाह रहे हो दो कंडक्टर के दरमियान का रेजिस्टेंस, अगर आप चेक करना चाह रहे हो दो कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मान लो मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूं, इन दोनों की लंबाई सेम है, इन दोनों का एरिया सेम है, बस फर्क क्या है कि ये अलग मटेरियल से बना हुआ है, इसको मैंने मटेरियल ए नाम दे दिया, और ये अलग मटेरियल बी से बना हुआ है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों का रेजिस्टेंस, क्या इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये आप देख सकते हो कि जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या चीजें देखनी पड़ती है। एक तो उसकी लंबाई दोनों की सेम है, एरिया दोनों का सेम है, लेकिन रेजिस्टिविटी का मतलब ये कि मटेरियल, तो अगर मटेरियल भी दोनों का सेम होता तो रेजिस्टिविटी भी सेम हो जाती, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाता? सेम हो जाता। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली ये चीज है कि आप मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एल्यूमिनियम की तार इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, आप कोई और तार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंडक्टर में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। सही, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। यानी अगर आप कोई ऐसा मटेरियल उठाते हैं जो कि करंट को फ्लो करने की इतनी सलाहियत नहीं रखता, बहुत कम सलाहियत रखता है, तो मतलब आपके पास रेजिस्टिविटी उसकी क्या है? ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रेजिस्टिविटी के एक रेजिस्टिविटी मटेरियल है, मटेरियल की डिपेंडेंसी है कि भाई मटेरियल में कितनी सलाहियत है कि वो करंट को फ्लो करवा सके। सही है। अच्छा भाई, अब इस रेजिस्टिविटी का यूनिट जो हम देखते हैं वो यूं देखते हैं कि भाई अगर मैं इसका अलग से इसको अलग करूं तो यहां पे कुछ यूं बन जाएगा कि एरिया ऊपर चला जाएगा और नीचे लेंथ आ जाएगा। सही है। और रेजिस्टेंस का यूनिट मेरे पास होता है ओम, यूनिट चेक कर रहा हूं मैं रेजिस्टिविटी का। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा? ओम इनटू मीटर। ये आ गया रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। सही है। तो यहाँ पर ये चीजें हमने देख ली है कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है। तो ये चीज हमने यहाँ देख ली। वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। सही है। कि बता दिया मैंने आपको कि रेजिस्टिविटी क्या होती है कि मटेरियल की एबिलिटी कि वो करंट को कितना रेजिस्ट कर सकती है, कितना रोक सकती है, वो होती है रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम इनटू मीटर। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर के बारे में कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना एक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसके नीचे वजह भी लिखी है, क्योंकि बिकॉज द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस इन अ मेटेलिक कंडक्टर। जो हमारे पास जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर आपको मैं एक चीज बता दूं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। सही है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करना शुरू करते हैं।
जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई कंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है, सही है। तो कंडक्टर में जब ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट का रिलेशन है। आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि भाई जब करंट फ्लो करता है तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। करंट फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, सही है। अगर आपको बल्ब जलानी होती है तो बल्ब के लिए तो हीट एनर्जी की जरूरत है, तो आप करंट क्यों देते हैं, तो करंट इसलिए देते हैं कि भाई करंट के फ्लो होने से हीट भी प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमारा बल्ब जल जाता है, सही है। तो ये कहानी है यहाँ पर। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं भाई यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस, फिर आगे इसकी कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक कहानी लिखी है कि भाई आप जब अपने टीवी में आवाज को कम या ज्यादा करते हैं तो उसके बारे में लिखिए। लिखा हुआ रेजिस्टेंस इज यूजफुल इन थिंग्स लाइक ट्रांजिस्टर, रेडियोस, टीवी सेट, सही है। या एक बात लिखी है, सपोज यू वांट टू लोअर द वॉल्यूम ऑन योर टीवी, आपको अपने टीवी का वॉल्यूम आवाज कम करनी है। तो आप करते क्या है कि सिंपल रिमोट का बटन दबा देते, यू टर्न द वॉल्यूम नॉब एंड साउंड गेट्स क्वाइटर, यानी आवाज वाला बटन दबाते हैं तो साउंड क्या हो जाता है, कम हो जाती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, हाउ डज दैट हैपन। होता क्या है कि जब टीवी चल रहा होता है, टीवी किससे चल रहा होता है, बिजली से चल रहा होता है, यानी उसको करंट जा रहा होता है, उसको क्या जा रहा होता है, आई करंट जा रहा होता है बिजली में, जिसकी वजह से टीवी चल रहा होता है, टीवी का डिस्प्ले चल रहा होता है, टीवी की आवाज चल रही होती है। टीवी का साउंड भी तो किससे चल रहा होता है, करंट से चल रहा होता है, सही है। हम वहां पे लगा देते हैं एक रेजिस्टर, और वो रेजिस्टर होता है वेरिएबल रेजिस्टर, यानी उसकी रेजिस्टेंस आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो जब हम उस रेजिस्टर को लगाते हैं इस करंट साउंड वाली जगह पर, तो वो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। अगर आपको टीवी की आवाज बढ़ानी है तो हम बटन दबाते हैं, तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है, सही है। हम क्या करते हैं, जब हमें आवाज बढ़ानी होती है तो आवाज का बटन दबाते हैं, तो उससे होता है क्या, रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज्यादा फ्लो होने लगता है, साउंड बढ़ जाती है। लेकिन जब हमें आवाज कम करनी होती है तो हम बटन दबाते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम फ्लो करेगा, और जब करंट कम फ्लो करेगा तो आवाज खुद ब खुद धीमी हो जाएगी, सही है। तो यही कहानी आ रही है, कहते द वॉल्यूम नॉब इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टर। क्या ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इफ यू टर्न द वॉल्यूम डाउन, यू आर एक्चुअली टर्निंग अप द रेजिस्टेंस। जब आप वॉल्यूम को डाउन कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। दैट ड्राइव्स द टीवीज लाउडस्पीकर, और वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या कर रहा होता है, टीवी का लाउडस्पीकर को कंट्रोल कर रहा होता है। जब आप वॉल्यूम को कम कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअल में रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हैं, और जब रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सही है। अच्छा, ये था इसका यूज केस रेजिस्टेंस का। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। अच्छा भाई, तो अब जरा देखते हैं इस रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। तो एक कॉम्बिनेशन है इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, सही है। अच्छा, एक बात, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पिछले चैप्टर में भी कैपेसिटर में किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक सर्किट के लिए करंट सेम होता है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, और जब उसके एक सर्किट में के कंपोनेंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है तो फिर उसके लिए करंट सेम होता है, सही है। अच्छा, यानी अगर करंट पास करने का एक ही रास्ता हो, अगर करंट पास करने का एक ही रास्ता हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे, सही है। जैसे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के जाने के लिए एक ही रास्ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के जाने के लिए तीन रास्ते हैं। तो अगर करंट के जाने के लिए एक ही रास्ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। मान लो यहां पॉजिटिव की वजह से यहां पर प्लस का पोटेंशियल आया, सही, इस पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, और इस पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, सही है। तो अगर आप दोनों के दरमियान का डिस्टेंस चेक करोगे एक एक रेजिस्टेंस के लिए तो आपको सेम नहीं मिलेगा। जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल R1 के लिए करीब है, लेकिन वही R1 नेगेटिव पोटेंशियल के लिए दूर है,
सही है, R1 नेगेटिव पोटेंशियल से दूर है। और यहां अगर आप देखें R1 और पॉजिटिव पोटेंशियल का इतना फासला है और R1 और नेगेटिव पोटेंशियल का इतना फासला है, सही है। लेकिन वहीं पर R2 और नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल का फासला फिर बढ़ जाता है और R2 और नेगेटिव पोटेंशियल का फासला भी कम हो जाता है, सही है। और अगर आप R3 और नेगेटिव पोटेंशियल का फासला देखें और अगर R3 और पॉजिटिव पोटेंशियल का फासला देखें तो तीनों रेजिस्टेंस के लिए फासले अलग अलग होते जा रहे हैं, सही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है इनका अलग अलग होगा, सही है। अच्छा भाई, डिफरेंस क्या होता है कि भाई दोनों में फर्क कितना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में लेके जाने वाला जो फर्क है वो कितना है। तो तीनों का फर्क अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई हो गया बैटरी की वजह से, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हो गया, तो देखो तीनों रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल से रेजिस्टर तक और नेगेटिव पोटेंशियल से रेजिस्टर तक तीनों के लिए डिस्टेंस क्या सेम है, सही, यानी तीनों के लिए डिफरेंस क्या सेम है, सही है। तो इसलिए हम कहते हैं वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। लेकिन वहां पर करंट के लिए तीन रास्ते बन जाते हैं, तो हम बोलते हैं भाई यहाँ से जो करंट आ रहा था बैटरी से आई करंट, वो तीन रास्तों में बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर करंट वही रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, यहाँ पर V1 V2 V3 है, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास V, जो कि बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात समझ आ गई। इसी तरह से यहाँ पर करंट तीनों के लिए अलग है, तो टोटल करंट बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, सही है। दोनों को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में हमने लिखा है व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखा हुआ है भाई साफ साफ कि अगर करंट पास करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है तो वो कॉम्बिनेशन कहलाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर करंट पास करने के लिए मल्टीपल पाथ्स है तो वो कॉम्बिनेशन कहलाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा सपोज थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये डायग्राम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट्स V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से करंट ड्रॉ होता है I फ्रॉम द बैटरी, सही है। जब आप इस रेजिस्टेंस को, कंडक्टर को, तारों को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी में से करंट निकलने लगता है, I करंट निकलने लगता है, सही है। हम इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को Re मानते हुए चलते हैं, सही है। वैसे अकेले अकेले तो R1 R2 R3 है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Re मान के चलते हैं, सही है। अच्छा भाई, तो अब जरा इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो हमें पता है भाई V बराबर होता है IR के, सही है। तो यहां से हमारे पास V1 किसके बराबर आ जाएगा, IR1 के। करंट चूंकि सेम है तो करंट को तो छेड़ना ही है। V2 IR2 के और V3 IR3 के, सही है। तो यहां से इन वैल्यूज को हम इनमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा V की जगह IR, V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह IR2 प्लस V3 की जगह IR3। I कॉमन निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास बचेगा, I कॉमन निकला तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है। I इन तीनों में से बाहर निकाल दिया तो अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। I से I काटा तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने Re बोला था ना, तो सिर्फ R की जगह Re लिखना है, सिर्फ R नहीं Re। इसके नीचे भी E, इसके नीचे भी E, इसके नीचे भी E, सही है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो देखो भाई क्या आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी जो अकेला अकेला रेजिस्टर था उन सब के रेजिस्टेंस को प्लस करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of individual resistance।
यानी जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सबको ऐड कर दो तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये कब? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो हमारे पास V इक्वल टू आई आर है ना, तो आई किसके बराबर आ जाएगा? V अपॉन आर के। तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। तो आई इक्वल टू V अपॉन आर, सही है। अब I के लिए तो RE हो जाएगा, I1 के लिए R1 हो जाएगा, I1 के लिए V अपॉन R1, I2 के लिए V अपॉन R2, I3 के लिए V अपॉन R3, सही है। अच्छा भाई, तो इन सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा V अपॉन RE इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, सही है। ऊपर वाली इक्वेशन में इन सबको पुट कर दिया। इसमें से कॉमन, अच्छा V1 V2 थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ V है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए V के साथ 1 2 3 नहीं लगेगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा V अपॉन RE इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सही है। V को कॉमन निकाल लिया तो क्या क्या बचा? ऊपर 1 नीचे R1, ऊपर 1 नीचे R2, ऊपर 1 नीचे R3, सही है। अब इस V से ये V कट जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा? 1 अपॉन RE इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो हम यहाँ पर इसके लिए रिजल्ट लिखेंगे कि भाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है उसका रेसिप्रोकल आया हमारे पास, तो हम लिखेंगे द रेसिप्रोकल of equivalent resistance सही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आया यानी उलट आया इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल of individual resistance, सही है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आया, उसका रेसिप्रोकल आया है। और वो किसके बराबर आया है? कि भाई तीनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर, सम यानी प्लस करना है इसको, सही है। तो ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जरा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो अब जरा जल्दी से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि भाई क्यों हमें कोई कंपोनेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने चाहिए, क्यों नहीं लगाने चाहिए, क्यों हमें पैरेलल में लगाने चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। ये सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें बताएंगे। देखो भाई, इट्स सीरीज के एडवांटेजेस क्या? इट्स एम्प्लॉयड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स और लाइट्स नीड टू बी यूज्ड एट द सेम टाइम। देखो भाई, सीरीज में क्या था कि भाई इस तरह से एक ही तार से सारे अप्लायंसेस जुड़े हुए थे जिसको हमने रेजिस्टर का नाम दिया। वो रेजिस्टर बल्ब भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। से इसी तरह से एक ही तार से सारे जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अगर हमें एक ही टाइम पे सबको जलाना है, यानी एक ही बटन से सबको जलाना, मान लो ये वाला बटन है, एक ही बटन से सारे अप्लायंसेस को चलाना है, तो वो किसके थ्रू चल सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू चल सकते हैं, सही है। ये बटन ऑन या ऑफ करोगे तो यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का होगा, तो प्लस और माइनस का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपके सारे अप्लायंसेस ऑन हो जाएंगे, सही है। अगर आपको सेम टाइम पे सारे अप्लायंसेस चलाने, सही है। बिकॉज द सर्किट रिसीव लेस करंट, इट इज सेफर। अच्छा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कम यूज होता है, इसीलिए ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। Because all the bulb light and appliances are connected together, it's easier to turn them on or off, सही है। सारे के सारे एक ही साथ जुड़े हुए होते हैं तो एक ही बटन से हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी मतलब आसानी हो जाती है, ये नहीं कि अलग अलग जाके एक एक को बंद करो। अच्छा, इसमें फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या? बिकॉज ऑल द अप्लायंसेस ओनली हैव ओनली वन स्विच
नो सिग्नल अप्लायंस में बी टर्न्ड ऑफ सेपरेटली। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक दूसरे कमरे का बल्ब बंद करना है और दूसरे कमरे में आप बैठे हुए हो, एक कमरे का बल्ब बंद करना है, दूसरे में बैठे हुए हो, और तो अगर आप एक स्विच दबा रहे हो तो और दोनों का बंद हुए जा रहा है, सही है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि भाई एक को बंद करने से आपके पास दूसरे भी बंद होंगे, एक को चलाने से दूसरे भी चलेंगे, सही है। तो मतलब आप अकेले किसी को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, सारे ही एक साथ ऑन और ऑफ हो सकते हैं। The second component of circuit will not function if one component is fused or quits operating। देखो मिसाल के तौर पे इस सर्किट में से ये वाला खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, ये वाला जो है ये वाला कंपोनेंट ये काम नहीं कर रहा, तो होगा क्या कि भाई माइनस और प्लस के सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और जब कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा कि भाई सारे के सारे अप्लायंस चलना बंद कर देंगे, सही है। फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि भाई कौन सा वाला खराब हो गया। मिसाल अगर एक भी खराब हो जाए ना, एक भी काम करना छोड़ दे, तो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, सारे के सारे चलना बंद हो जाएंगे। Because the voltage is distributed in series combination, not all of the components receive the same voltage। ये भी हमने देखा कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कंपोनेंट को सेम वोल्टेज नहीं मिलता, हर रेजिस्टर को सेम वोल्टेज नहीं मिलता, अलग अलग वोल्टेज होता है इसका। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला एडवांटेज यही है कि भाई ईच अप्लायंस कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर अप्लायंस को आप अकेले बंद या खोल सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इसको एक को बंद करने से दूसरा भी बंद हो जाएगा, एक को खोलने से दूसरा भी खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी अकेले अकेले बंद या खुल सकते हैं। जैसे इस तरह से हमने इसका बनाया था ना, इस तरह से इसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसका अलग बटन होगा, इसका अलग बटन होगा, यहाँ पे इसका अलग बटन होगा, सही है। जैसे हमारे घरों में अलग अलग अप्लायंस के अलग अलग बटन है। द वोल्टेज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द सेम एज द पावर सप्लाई लाइन। से जितना पावर सप्लाई लाइन का वोल्टेज है उतना ही हर एक अप्लायंस को वोल्टेज मिलता है, यानी जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही हर एक कंपोनेंट को वोल्टेज मिलेगा, यानी V इसमें सेम रहता है। ये हमने देखा है अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगला एडवांटेज क्या है, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू अ प्रॉब्लम द अदर अप्लायंसेस विल कंटिन्यू टू फंक्शन। यानी मिसाल के तौर पे कोई ये खराब हो जाए, यानी ये वाला खराब हो जाए, तो इससे कोई मसला नहीं होता, इन दोनों का प्लस और माइनस का सर्किट कंप्लीट होता रहता है और ये दोनों काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें अगर एक खराब हो जाए तो प्लस और माइनस का सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसमें से सारे बंद हो जाते हैं, सही है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इसमें करंट ज्यादा आता है, तो ये थोड़ा सा कम सेफ होता है, और अगर आपको सारे के सारे बल्ब एक ही टाइम पे बंद या खोल करने हो, बंद या ऑन या ऑफ करने हो, तो आप इस मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है, सही है। तो ये यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर, यहीं तक रखते हैं। इसके खूब प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।